मेरा नाम तस्कीन खान है और मेरा जन्म जो है वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और यूपीएससी में मैंने 736वीं रैंक हासिल की है। तो मेरा टारगेट था कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं और यूपीएससी के बारे में मुझे मेरे मॉडलिंग करियर तक नहीं पता था क्या होता है। तो हमने 7 नेशनल कैंप्स में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और 2 इंटरनेशनल कैंप्स में। नाइस। पेड़ पाको ओ बारमासा, बारमासा, पेड़ पाको बारमासा, बारमासा नरन नरनी कफल कफल पाको पाको चेता चेता मेरी मेरी चैला। चैला। और वो इमेज से शायद मैं सिलेक्शन से 1 सेकंड पहले तक मैं बोल रही हूँ मैं लड़ रही थी। तो मैं सिर्फ 4 घंटे सोती थी, उसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ती थी। इस रिजल्ट से पहले मैंने सारे एग्जाम फेल किए हैं और मुझे लगता था कि शायद मैं फेल होने के लिए ही पैदा हुई हूँ। चीजों को अपने हिसाब से देखिए, किसी टॉपर को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कि ट्रू। इसने ये किया है तो मैं भी यही करूंगा। और मैं अगर शायद उसे इस्तेमाल नहीं करती तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती, जो कि सही नहीं था। आपने अक्सर एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि ब्यूटी विथ ब्रेन्स कई लड़कियों के लिए कहा जाता है, लेकिन जिस लड़की ने इसको लिटरली सच साबित करके दिखाया है, आज हम उनसे बात करने वाले हैं। एक ऐसी लड़की जिसने कभी मॉडलिंग की है, फिर एक्टिंग में जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम जो कहा जाता है यूपीएससी का, उसको क्रैक किया है। और उनकी सफलता की कहानी, उनके स्ट्रगल की कहानी हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं तस्कीन खान। तस्कीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पर। और सबसे पहले सवाल, मैं सीधे सवालों से शुरू करूँगा आपसे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दे दिए हैं और आपकी कहानी वैसे लगभग सबको पता है, लेकिन तस्कीन खान उत्तराखंड से आती हैं। और तस्कीन का जो इंटरेस्ट है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी में आपने क्या कमाल किया है, उसके बारे में हमें बताइए। एंड फिर हम उत्तराखंड की जर्नी पर लेकर चलते हैं आपको। जैसा कि आपने अभी बताया कि मेरा नाम तस्कीन खान है और मेरा जन्म जो है वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और यूपीएससी में मैंने 736वीं रैंक हासिल की है और ये मेरा चौथा प्रयास था। और इससे पहले मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया था, पर मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। इसके अलावा मैंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू तक मैं गई हूँ, पर मेरा मेन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और इस बार फाइनली मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, वो भी हो गया, मेंस भी हो गया और क्या इंटरव्यू भी बात है! हो गया। मतलब डबल डबल खुशी जो है जी, जी, हाथ जी, लग जी। गई है। तस्कीन, सबसे बड़ा सवाल जो आपको लेकर के जो रोचक है, इंटरेस्टिंग लोगों को लग रहा है कि यार आप मॉडलिंग में थी, हुँ, हुँ। आप एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी, हुँ। यूपीएससी जाना कैसे हो गया? ऐसा कहा जाता है कि सपने आपके बहुत सारे होते हैं, मगर परिस्थितियाँ जो है वो कहीं न कहीं आपकी राह को बदल देती हैं। तो मेरे साथ वही हुआ। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं एक्टर बनूं और कुछ थिएटर में करूं, फिर शायद फ़िल्मी दुनिया में आगे जाने का मौका मिले। पर बिकॉज़ ऑफ़ माय इकोनॉमिक कंडीशन एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज़ मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और जब मेरे पिताजी का 2018 में रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो वहाँ पे एक लंबा स्ट्रगल आपको शायद ट्रू, करना पड़ता एक्चुअली है। यस। तो उस समय फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने सपनों को छोड़ के मुझे लगा कि कोई रिस्पॉन्सिबल नौकरी की तरफ मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए और आपने बहुत ही सही रास्ता उसके लिए चुना है। थोड़ा मैं आपके थोड़ा पीछे आना चाहेंगे। यूपीएससी से पहले आप मिस उत्तराखंड रह चुकी हैं, मॉडलिंग में आपने एक करियर बनाया अपना, उसके बारे में कुछ बताइए कि मिस उत्तराखंड बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे मॉडलिंग में आप कब तक रही और कहाँ-कहाँ तक गई? जब मैं अपने कॉलेज में थी तो फर्स्ट ईयर से ही मैं स्ट्रीट प्लेज़ वगैरह किया करती थी। तो बचपन में थोड़ा बहुत एक्टिंग स्किल्स थे और डिबेट्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती थी। पर जो एक्चुअल थिएटर होता है और स्ट्रीट प्लेज़ होते हैं, ये मैंने कॉलेज से शुरू किया। फिर साइड बाय साइड जो है लोगों ने बोला कि हाँ, यू कैन ट्राई इन पेजेंट्री ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि डायरेक्टली आपको एक्ट्रेस बनने का मौका भी ट्रू, मिल जाता है राइट। कभी-कभी। तो मेरा टारगेट था कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूँ और उसी लीग में मैंने बहुत सारे पेजेंट्स भी किए। मेरा जो लक्ष्य था वो ये था कि मैं मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ और मेरी वो प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल तक हो जाए। तो इसी वजह से मैंने बाकी सारे पेजेंट्स किए। पर मिस इंडिया का जब ऑडिशन था 2018 में, तो मैं वो दे ही नहीं पाई, क्योंकि जब पहले मैनुअली वो लोग हाइट मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे मेरी हाइट जो थी वो थोड़ी-सी कम रह गई थी। तो मतलब अभी तक तो यही पता था कि 5'5" या उससे ज़्यादा है थोड़ी-सी,
मगर वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं आपकी 5/5 से थोड़ी कम है, तो आप ऑडिशन नहीं दे पाएँगी। तो फिर वहाँ से मेरी जो मॉडलिंग की राह थी, वो बदल गई। और वो यूपीएससी की तरफ आ गई। हाँ, 1-2 साल बाद। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या यूपीएससी अचानक मॉडलिंग, क्योंकि आप वहाँ से आपको ये हो गया था कि नहीं यहाँ पर नहीं होने वाला है, अब मैं यूपीएससी की तरफ जाना चाहती हूँ, या फिर पहले से आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और साथ-साथ में मॉडलिंग भी चल रही थी? नहीं, नहीं जब मैं आपको बताती हूँ मेरी कहानी। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगी और मैं अपने सारे दोस्तों से पूछती थी कि तुम क्या करने वाले हो आगे? तो वो बोलते थे कि यार हम तो कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आईआईएम जाएँगे। तो मैंने बोला अच्छा मैं भी कर लेती हूँ। फिर किसी ने बोला हम ये करें तो मैंने बोला अच्छा मैं भी यही कर लेती हूँ। तो कभी कुछ ऐसा पक्का ही नहीं था कि कहाँ जाना है और यूपीएससी के बारे में मुझे मेरे मॉडलिंग करियर तक नहीं पता था क्या होता है। लेकिन जब मेरा मॉडलिंग चल ही रहा था, उस समय एक इंस्टाग्राम फॉलोवर थे मेरे जो एक ऑफ़िसर थे, तो उस वक़्त उनकी लबासना में ट्रेनिंग चल रही थी। तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब क्या होता है ये सब? तो सर ने बोला तुम पहले मेरा प्रोफ़ाइल देखो, तो मैंने सर का प्रोफ़ाइल देखा तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ थे लबासना के, पूरी ट्रेनिंग वग़ैरह के। तो फिर उन्होंने बोला अब तुम गूगल करो और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो। तो मैंने फिर देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही एस्टीम्ड जॉब है, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी ही इससे बदल हुँ। जाती है और जो मेरे अंदर एक स्पिरिट थी कि हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही सोशल प्लेज़ वग़ैरह बहुत ज़्यादा करती थी, मुझे लगा इसको भी एक मौका मिल जाएगा वो लाइफ़ जीने का मुझे। तो फिर एक बहुत अच्छा-सा मतलब अंदर से ख़्याल आया कि अब कहीं न कहीं शुरू करते हैं, बट दिशा नहीं थी फिर। तो हुँ। पहला अटेम्प्ट दिशाहीन होके दिया तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया उसमें। तो इस तरीके से मेरी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत शुरू हुई। हुआ है, मतलब एक एक इंस्पिरेशन आपको इंस्टाग्राम से मिला एंड हाँ। उसने एक एक मोड आपकी लाइफ में लाया जो आज सक्सेसफुल हो गया। जी, जी। चौथे अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से ये चौथे चीज़ अटेम्प्ट हुई में। है। तस्कीन, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तस्कीन करती है, हम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो चाइल्डहुड था, क्योंकि आप मेरठ से आते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो उत्तराखंड में ही आपका चाइल्डहुड बीता है? अगर बीता है तो कहाँ पढ़ाई लिखाई की आपने, और क्या उत्तराखंड से जुड़ी यादें आज भी आपके साथ हैं? जब उत्तराखंड की बात होती है स्पेशली देहरादून की बात होती है तो मैं अंदर से इतनी खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो इंस्पिरेशन और इनोसेंस यहाँ के लोगों में है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और है। और मैं रहने वाली तो मेरठ से हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता वहाँ रहते थे, पर मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मिट्टी है वो कहीं न कहीं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती है। क्योंकि मैं पैदा यहीं हुई, मैंने अपना पढ़ाई यहीं की, अपनी ग्रेजुएशन यहीं की, यहीं पे सब मेरा जो करियर की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। तो उत्तराखंड से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पढ़ा करती थी। उससे पहले मेरा जो मेरा प्ले ग्रुप होता है और केजी-वेजी होता है, वो मेरा एक वाणी विहार नाम का एक छोटा-सा स्कूल था। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आस-पास वहाँ पे वो मैंने स्कूल किया था अपना। केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मैंने अपनी पढ़ाई की और वो मतलब वो यादें मुझे अभी भी बहुत याद आती ऑब्वियसली हैं, स्कूल की बहुत यादें ज़्यादा। हमेशा रहती हैं। तस्कीन, मैं आपका एक फ़ोटो आपकी देख रहा था, मैं शायद किसी न्यूज़ पोर्टल पे देखी मैंने, हुँ, हुँ। जिसमें आप जो है एक आपने पहाड़ी पहनावा पहना हुआ है और आप डांस हुँ। कर रही हैं उस पे। जी, जी, तो जी, थोड़ी जी। उसके बारे में बताइए, और इसके ये पूछने का कारण ये भी है कि उत्तराखंड के कोई गाने, अगर मतलब तस्कीन वैसे तो टॉपर हैं, लेकिन अगर गाना कोई हमारे लिए गा सके जो पहाड़ी हो, तो वी वुड लाइक टू हियर दैट एक्चुअली। मुझे याद है कि मुझे गढ़वाली और कुमाऊनी गानों से बहुत प्रेम था, तो मैं उसपे बहुत डांस किया करती थी। मेरा एक दोस्त था जो कि हम लोग सब एक स्ट्रीट प्ले ग्रुप में थे, तो उसका नाम था सागर आहूजा। तो हम लोग कहीं पे भी उत्तराखंड को अगर रिप्रेज़ेंट करते थे, हमने 7 नेशनल कैंप्स में उत्तराखंड को रिप्रेज़ेंट किया है और 2 इंटरनेशनल कैंप्स में। नाइस। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा उत्तराखंड का एक गाना है, बहुत पॉपुलर है, बेड़ पाको बारहमासा। तो उसपे हम लोग हमेशा नाचा करते थे। तो वो उसका कुछ ऐसा है कि बेड़ को पाको बारहमासा, बारमासा, बेड़ पाको बारहमासा, बारमासा नरन नरनी कफल कफल पाको पाको चैता चैता मेरी मेरी चैला। चैला। वेरी ये नाइस, मुझे वेरी बहुत नाइस। पसंद है गाना। एंड आपने उसको बहुत बखूबी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी किया उस गाने के ज़रिए, एंड खुद भी आप बास्केटबॉल में भी रही हैं, वहाँ भी आपने खेला है। एंड मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल है कि चलो मॉडलिंग नहीं हो पाई, आपके पास बास्केटबॉल था, वहाँ भी आपने वहाँ क्या आपने जाने की ट्राई किया, या फिर आपने सोचा कि नहीं जी अब तो कुछ करेंगे तो स्टीम्ड करेंगे एंड सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे? ये सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, स्कूल टाइम में तो इतना नहीं था मुझे कुछ पता।
पर जब मैं कॉलेज में आई तो जब मैं स्ट्रीट प्लेस वगैरह करती थी तो वो स्पिरिट मेरे अंदर जगी कि हाँ कुछ तो करना चाहिए। और ये बास्केटबॉल वाली बात, ये कहानी शुरू हुई थी स्कूल से। तो 6th क्लास में हमारे एक सर थे, वो हमें थोड़ा-थोड़ा बास्केटबॉल सिखाया करते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने कॉलेज को अपने स्कूल को रीजनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट किया। तो बास्केटबॉल में ये था कि मेरी रुचि थी, मुझे खेलना पसंद था और मैं शुरू से ही फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान देती हूँ। तो इसलिए मैं बास्केटबॉल खेला करती थी। एक हॉबी की तरह मैंने उसे लिया है, कभी सोचा नहीं कि कुछ करियर सब वगैरह करना है, बनाना करियर चाहिए। करना जी, है। जी, जी, जी। अब आपकी यूपीएससी पे आते हैं क्योंकि आपने उसको एक क्रैक कर लिया है फाइनली। कुछ चीज़ें जो जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे कई जानने वाले हैं जो करते हैं कि नहीं जी हमको तो इसी फील्ड में जाना है। अब तो आप यूपीएससी में आ गए हैं, हर कोई तस्कीन खान को पूछ रहा है। लेकिन एक दौर होता है ना कि जब आप कोई बड़ी चीज़ को लांघ निकले जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अरे नहीं-नहीं बहुत दूर है, तू नहीं पहुँच पाएगा या तू नहीं पहुँच पाएगी। क्या आपकी ज़िंदगी में भी वो दौर आया जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी एंड इट्स नॉट ईज़ी एग्ज़ाम कि उसकी तैयारी में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। आस-पास का रिएक्शन कैसा था? माँ-बाप का रिएक्शन कैसा था? आस-पास के पड़ोस के, सोसाइटी का कैसा क्या आपको सुनने को मिलता था या कि अरे यार बहुत अच्छा कर रही है लड़की, या फिर कि नहीं-नहीं मत कर तेरे बस का नहीं है? तो किस तरह का रिएक्शन था? तो ये रिएक्शन 2 लेवल पे आए हैं। एक था सिलेक्शन से पहले का। तो सिलेक्शन से पहले ये था कि माँ-बाप तो हमेशा बोलते थे कि हाँ, आगे जाओ, आगे कुछ अच्छा करो, और मेरे माँ-बाप बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने जो भी करियर चूज़ किया, चाहे वो मॉडलिंग था, चाहे वो पेजेंट्री थी या कुछ भी था, यूपीएससी भी था, तो उसमें उन लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा है हमेशा से। मेरी बहन, छोटी बहन जो है, वो हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। पर मैं ये चीज़ बिल्कुल बोलूँगी कि आस-पास के लोगों ने बहुत पीछे खींचने की कोशिश की, और मुझे सबसे ज़्यादा टॉन्ट्स जो सुनने को मिलते थे, वो थे मेरे करियर से रिलेटेड, जो मेरा मॉडलिंग का करियर रहा है, कि ये जो स्विच कर रही हो, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अब कॉम्पिटिशन इतना हाई है, आईआईटीएन्स आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हुँ। लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप शायद नहीं एग्ज़िस्ट कर एक पाओगे। जनरल सोच सोच भी होती है ना कि भई जी। यार ये बंदी जो है एक्टिंग वाली बंदी है, ये क्या पढ़ाई-लिखाई करेगी? जी, है ना? जी, सब तो जी। वो एक चीज़ भी हो जाती है। तो वो तो बिल्कुल एक इमेज थी, और वो इमेज से शायद मैं सिलेक्शन से 1 सेकंड पहले तक मैं बोल रही हूँ मैं लड़ रही थी। पर शायद सिलेक्शन जैसे ही हुआ, वैसे ही फिर सबका रिएक्शन चेंज हो गया कि हमें तो पता था एक दिन कर लेगी और वो सब। तो ये है कि बाधाएँ तो बहुत सारी होती हैं, पर खुद पे भरोसा रखना और बहुत परिवार का इम्पोर्टेंट होता है। भरोसा रखना बहुत वेरी ज़रूरी है। ट्रू। एंड वही चीज़ कहते हैं कि जब उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, क्या बात है! बात वही होती है। बट क्योंकि आपने एक एक जर्नी को, उस हुँ, हुँ, स्ट्रगल हुँ। को जिया है एंड स्ट्रगल से निकल करके आपने एक एक अपनी मंजिल को हासिल किया है। माँ-बाप की बात करेंगे, जब आप छोटी थीं आपने एक स्ट्रगल भी देखा है जीवन में। किस तरह की परेशानियाँ आईं कि आपको लगा कि जब आप मॉडलिंग करते तो आपको खर्चा भी बहुत कुछ करना पड़ता है कि आप ऐसे ही नहीं हो जाते सारी चीज़ें। मॉडलिंग आप कर रही थी, यूपीएससी जब आपने किया होगा उसकी प्रिपरेशन की होंगी, खर्चा आया होगा या फिर आपको घर बैठना पड़ा होगा। तो किस तरह का कभी मम्मी-डैडी ने बोला कि नहीं यार बेटी अब हमसे नहीं हो पाएगा, कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ़ में? मैं शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे पता था मेरे पिताजी की नौकरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इतना अच्छा पापा के पास बैंक बैलेंस नहीं है कि वो हमें कहीं ले जा सकें या किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकें या बड़े कॉलेज में पढ़ा सकें। तो मैंने अपना स्कूल जो है वो केंद्रीय विद्यालय से किया, वो आस-पास ही था, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है। और फिर मैंने अपना कॉलेज, मुझे एनआईटी में दाखिले के लिए मुझे फ़ोन आया था, मगर उसकी कॉलेज की फ़ीस इतनी हाई थी कि पापा नहीं दे सकते थे। तो मैंने समझी वो चीज़, मुझे लगा इंजीनियरिंग है, ठीक है कर लेती हूँ, अच्छी नौकरी लग जाती है। पर जब पता चला कि पापा फ़ीस नहीं दे सकते, तो फिर मैंने फिर डीबीएस पीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद फिर मॉडलिंग करियर जब मैंने शुरू किया तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। तो वहाँ मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ बिल्कुल। तो मुझे कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता था, ड्रेसेस दे देता था, तो मेरा वो काम उससे चल गया। और उसके बाद फिर जो शोज़ होते थे उसमें आपको डिज़ाइनर्स को रिप्रेज़ेंट करना राइट। होता है, तो उसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है। मेकअप आर्टिस्ट आपको मिल जाते हैं वहीं पे। फिर थिएटर में एज़ सच कुछ खर्चा होता नहीं है, यू जस्ट हैव टू जॉइन अ थिएटर एंड डू अ प्लेस जगह-जगह पे। यूपीएससी में हाँ, एक था कि अगर मैं कोचिंग जॉइन करती हूँ, तो बहुत खर्चा आता। हुँ। तो वहाँ के लिए भी सॉल्यूशन निकाला मैंने। 1 साल मैंने एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ा और फिर अगले साल हज कमिटी एक है मुंबई में, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं और वो हर साल 50 बच्चों को ऑल इंडिया सेलेक्ट करते हैं, ओके। जिन्हें वो फ्री कोचिंग देंगे, फ्री मेंटरशिप देंगे। तो मैंने वो क्वालिफ़ाई किया और फिर मैंने वो फ्री कोचिंग हज हाउस से ली। नाइस। अच्छा, तस्किन ये सवाल हज कमेटी को लेकर के है। क्या हज कमेटी सिर्फ़ मुस्लिम बच्चों के लिए होती है या फिर ओवरऑल कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उस स्कॉलरशिप के लिए?
क्योंकि आती तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ओके, अंदर है, और माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है, जैन्स भी हैं, पारसीज़ भी हैं, राइट, तो सभी के लिए है। और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो सब हज कमेटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम दे सकते जी, हैं। जी, अब आते हैं आपकी यूपीएससी पे। जी। यूपीएस सबसे पहले अब वो एक गाइडेंस के तौर पे हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि तस्कीन ने यूपीएससी की तैयारी कैसे की? कितने घंटे पढ़े? जैसे हम सुनते हैं कि बच्चे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। हम पढ़ाकू नहीं रहे, इसलिए हम नहीं जानते उस चीज़ को। बट आपने कैसे उसकी तैयारी की? तो ये पढ़ाई जो थी ये डिपेंड किया कि कितने साल मुझे हो गए थे पढ़ाई में। जैसे जब मेरा पहला साल था, तो मैं सिर्फ़ 4 घंटे सोती थी, उसके अलावा मैं सिर्फ़ पढ़ती थी। और ऐसा होता था कि हम लोगों की 6 घंटे की सिर्फ़ क्लासेस ही होती थी हज हाउस में। फिर सेल्फ स्टडी करना, नोट्स प्रिपेयर करना, साथ हुँ, में प्री और मेंस की प्रिपरेशन मैं साथ में कर रही थी। तो वो एक बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था। लेकिन जब पहले साल मेरा सारी प्रिपरेशन और नोट्स वग़ैरह प्रिपेयर हो गए, तो अगले साल से मैंने उसको रिड्यूस करके 6 घंटे कर दिया। तो फिर 6-6 घंटे भी करती थी तो हो जाता था। उसके अलावा फिर जब मेरा प्रीलिम्स हो गया, तो फिर स्ट्रैटेजी अलग हो गई। प्रीलिम्स के टाइम पे आधा दिन आधा दिन स्टैटिक जीएस करना और आधा दिन सीसैट करना। फिर मेंस के टाइम पे आधा दिन आंसर राइटिंग करना और आधा दिन कंटेंट बिल्डअप करना। और इंटरव्यू के टाइम पे दिन को 3 हिस्सों में बाँट देना। पहले हिस्से में न्यूज़पेपर्स पढ़ना 2, फिर ग्रुप डिस्कशन करना, और फिर मिरर प्रैक्टिस और डैफ वगैरह प्रिपेयर करना। अच्छा तस्कीन क्योंकि आपने इसको बहुत डिटेल में बताया है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। आप किताब पढ़ते हो, इतना ढेर सारा पढ़ने के लिए आपके पास है, उसको दिमाग में कैसे बचा के रखें कि जिस दिन एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम में हम लिख पाएँ? तो उसके लिए क्या किया जाए? इसकी मुझे लगता है सिर्फ़ एक ही स्ट्रैटेजी है, और वो है कि आप अपने नोट्स बनाएँ और उन नोट्स में आप हमेशा ऐड करते रहें चीज़ें। मैंने क्या किया था, मैंने हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बना ली थी, जिसमें मैंने अपने बेसिक नोट्स बनाए। फिर एनसीईआरटी से जो भी ऐड करना होता था, वो मैं वहीं स्पेस में ऐड कर लिया करती थी। तो मेरी सिर्फ़ एक ही नोटबुक थी एक सब्जेक्ट की, और उसी ने मेरा आखिर तक साथ दिया। क्योंकि आप एक ही सोर्स से पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी होती है, वो भी अच्छे से काम करती है। हुँ, और मेंस में जब आपको लिखना होता है, तो आपको सिर्फ़ वही याद आता है जो आपके दिमाग में छपा होता है। तो आप अपना सोर्स लिमिट कर लेंगे, तो आपको चीज़ें भी याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। अच्छा आपने जब हम इसकी बात करें, आपने कहा कि मिरर के सामने आप करती थीं। पहले तो क्या करती थी, वो समझाइए और उसका फ़ायदा क्या होता है? ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो आपको एक सर्टेन वे में अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाना होता है कि वो ओके, अच्छी लगे, प्लीज़िंग लगे। तो उसके लिए मिरर प्रैक्टिस होती है। तो मैं मिरर के सामने बैठा करती थी, और मैं सवाल भी खुद ही पूछा करती थी और उसके जवाब भी ओके, खुद ही दिया करती थी कि मैं किस तरीके से बैठ रही हूँ, मेरा पोस्चर सही है या नहीं है, फिर मैं स्माइल कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, राइट। पॉजिटिव लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू देख रहा था आई डोंट नो मैं याद मुझे यूट्यूब चैनल का नाम तो याद नहीं है लेकिन आप थी वहाँ पे जी, जी। और एक शख्स आपसे सवाल पूछ रहे थे। इन इंटरव्यूज़ के ये जो होते हैं, ये क्या जो किसी क्लासेस की तरफ से होते हैं या फिर यूपीएससी की तरफ से ही इनको अरेंज किया जाता है जो पास कर लेते हैं उनके लिए? क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? आप मॉक इंटरव्यूज़ की बात राइट, पूछ रहे राइट, हैं? मॉक इंटरव्यूज़। तो जब आपका मेंस क्वालिफ़ाई हो जाता है और इंटरव्यू कॉल आपके पास आता है, तो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड करते हैं कि आप ओके, वहाँ जाएँ और मॉक इंटरव्यू दें। वो लोग आपका वीडियो बनाएँगे और आपको सेंड करेंगे। फिर उसमें ये होता है कि आप अपने आप को देख सकते हो कि आप ठीक से बातचीत कर राइट, रहे हैं या नहीं राइट, कर रहे हैं। राइट। तो यही सब मॉक इंटरव्यूज़ का फ़ायदा होता है। ओके। तो यूपीएससी को लेकर के ही अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि तस्कीन ने तो कर लिया, पर जो दूसरे करना चाहते हैं, पहली चीज़ क्योंकि यूपीएससी इतना आसान तो नहीं है कि आप 1 साल में ही शायद क्रैक करो, बहुत बिरले होते हैं जो 1 साल में शायद क्रैक करें, लेकिन टाइम लगता है। आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हताश हो जाते हैं कि नहीं जी अब मेरे से नहीं होगा, 2 किताबें पढ़ ली, एक बार फेल हो गए, कम नंबर आ गए, तो वो एकदम गिव अप कर देते हैं। उनके लिए तस्कीन की क्या एक मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं ये कहूँगी कि मैं इस रिज़ल्ट से पहले मैंने सारे एग्ज़ाम फ़ेल किए हैं, और मुझे लगता था कि शायद मैं फ़ेल होने के लिए ही पैदा हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करती थी तो उसका रिज़ल्ट कैंसल हो जाता था, और किसी एग्ज़ाम में अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचती थी तो वो मेरा नहीं हो पाता था। तो मैं ये बोलती हूँ कि हर फेलियर जो है वो आपकी जर्नी का पार्ट है, और हर फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और ट्रू, ज़्यादा। वेरी ट्रू। तो अगर आप अपने आप को यूपीएससी जैसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट तभी बन पाएंगे जब आपने फेलियर्स देखे होंगे वेरी अपनी ट्रू। ज़िंदगी में। तो फेलियर से हताश मत होइए। बस ये समझ लीजिए कि ये जो फेलियर हुआ है ना, ये मुझे आगे और स्ट्रांग बनाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखिए, जो आपकी स्ट्रैटेजी अभी तक काम कर रही है वही रखिए। चीज़ों को अपने हिसाब से देखिए, किसी टॉपर को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कि ट्रू। इसने ये किया है तो मैं भी यही करूँगा। जो आपको फिजिबल लगता है वो कीजिए। और आइसोलेट मत होइए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रिपरेशन में इतने विलीन हो जाते हैं कि हम लोग सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं, उससे मेंटल स्ट्रेस होता है। तो वो मत कीजिए। एक अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहिए, आसपास के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए और यूपीएससी को एक हिस्सा बनाइए अपनी लाइफ को, उसे अपनी लाइफ मत बना लीजिए। वेरी ट्रू, दैट्स एक्चुअली वो लास्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्किन, एक एक जो दिक्कत आती है ना पढ़ाई में, जब बच्चे भी पढ़ते हैं या हम भी पढ़ते थे, मोबाइल आ चुका है ज़माने में, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, फेसबुक है, मतलब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और मोबाइल आपके पास है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तस्किन ने कैसे इसको रोका और कैसे रोका जा सकता है दूसरे बच्चे, उसके लिए क्या क्या आप कहेंगी? तो एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब आई गेस 2017 में मैंने अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और मैं तभी से इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ और फेसबुक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इंस्टाग्राम मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरे मतलब मेरी मेमोरीज कैप्चर हो सके कि मैं यहाँ गई, फिर यहाँ गई। और मैं जनरली हर जगह अकेले ही जाती हूँ या फिर कोई एक दो फ्रेंड्स हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरे लिए वो एक साधन था कि हाँ, मैं मेमोरी कैप्चर कर रही हूँ वहाँ पे, लेकिन और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था मुझे वहाँ पे। लेकिन मैं ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा लिमिट में उसे इस्तेमाल किया और मैं अगर शायद उसे इस्तेमाल नहीं करती तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती, जो कि सही नहीं था। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ एडिक्शन ना बने आपका। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक हो रही है, तो तो उसको आप आप उसे रेस्ट्रिक्ट बंद कर कर दीजिए। लीजिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे लिए इतना हानिकारक नहीं था और मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर पा रही थी, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया। एंड वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी होता है थोड़ा बहुत आपको क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आप पूरा कट ऑफ मत होइए, जी, जी। अगर आप कट ऑफ होंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी जी। उस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यूपीएससी, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, पास आप कर चुकी हैं, अब इसके बाद लेटर स्टेजेस क्या होते हैं, कि मतलब क्या होगा, आप तस्कीन खान कहाँ जाएंगी? तो अभी सर्विस एलोकेशन होगा और उस हिसाब से हम लोगों को हमारी प्रेफरेंसेस और रैंक्स के हिसाब से सर्विसेज मिलेंगी। तो उसके बाद हम लोगों का ट्रेनिंग होगी लबासना में, फाउंडेशनल कोर्स जिसे हम बोलते हैं, जो कि अभी 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला ओके। है। तो वो मसूरी लबासना में होता है। तो वहाँ पे 3 महीने की सारी सर्विसेज की साथ में ट्रेनिंग होती है और फिर जो जो सर्विस एलोकेट होती है उस हिसाब से लोग अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में चले चले जाते हैं। जाएंगे। जी, जी। अच्छा, तस्कीन, वैसे तो सवाल मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, अधिकतर बच्चे ऐसा करते हैं, वो एक टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ाई का, कि फ्राइडे को मैं सोशियोलॉजी पढ़ूंगा, थर्सडे को मैथ्स पढ़ूंगा, बट ज़्यादातर टाइम वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्या तस्कीन ने ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाया था, और अगर बनाया था तो उसने फॉलो कैसे किया उसको, उसके बारे में कुछ बताइए। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता लगता है कि हमें दिन में हमारे गोल्स क्या-क्या हैं। और मैं ये बोलूँगी कि टाइम टेबल आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने उसे 50% भी कर लिया है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि हमारा ये मुझे लगता है टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा ओवर एम्बिशियस टारगेट्स और टाइम टेबल बनाते हैं, इसलिए शायद वो फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम वो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से टाइम टेबल बनाएँगे और पूरा नहीं भी हो पा रहा है, कुछ तो करेंगे, तो वो कुछ तो करना ही इम्पोर्टेंट है, वही कंसिस्टेंसी करेक्ट, कहलाती है। करेक्ट एक्चुअली। और जैसे आपने कहा कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, नोट्स बना लें आप जी। अपने, तो उस हिसाब से आपके पास एक एक जगह चीज़ें पता होंगी कि कहाँ से मुझे पढ़ाई करना है, कहाँ जी, से मुझे जी। रेफ़र करना है। आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। यूपीएससी आपने कर ली है, और यूपीएससी में आकर के ऑब्वियसली आप सोसाइटी के लिए काम कर रही होंगी, लेकिन अगर आपको एक चांस दिया जाता है कि यार आप मॉडलिंग में थी, आपको एक्टिंग का भी थोड़ा-सा हिंट पता है, क्या आप एक्ट करना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि एक्टिंग और मॉडलिंग जो है, एक्टिंग स्पेशली, वो हमेशा मेरी हॉबी का पार्ट रहा है। तो हॉबीज़ तो आपके साथ ज़िंदगी भर तक ज़िंदगी भर रहती हैं। रहता है, आप ट्रू। बास्केटबॉल खेलते हैं तो आप बास्केटबॉल सर्विसेज के बाद भी खेल सकते हैं।
इसी तरीके से एक्टिंग जो है वो साइड बाय साइड सर्विसेज के साथ भी की जा सकती है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर हॉबी। तो एज अ हॉबी आई विल डेफिनेटली प्रैक्टिस इट, बट नॉट एज अ प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन, मतलब आप प्रोफेशन तो आपका एक सोसाइटी को सर्व करना होगा, एंड ये अब उसमें आप बहुत अच्छा भी करेंगी, ये मैं ज़रूर कहूँगा। लास्ट सवाल नहीं है आपकी तरफ से, मैं एक अपनी ऑडियंस के लिए या फिर जो हमारे यूथ हैं उनको एक मैसेज आपकी तरफ से जान देना चाहूँगा, आपसे दिलवाना चाहूँगा कि आपने कई जगह ट्राई किया, आपने मॉडलिंग में की, आपने एक्टिंग में ट्राई किया, जो भी आपने फील्ड चुने, और उसके बाद भी आपने अपने सपनों को देखना नहीं छोड़ा। उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे कि जो बहुत जल्दी अगर थोड़ी सी भी आगे बढ़े, गिर गए और फेलियर हो गए, वापस पीछे हो जाते कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है, ये सपना नहीं है, छोड़ दो इस चीज़ को। कभी घर के हालात होते हैं, कभी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप पीछे पैर खींच लेते हैं। उनके लिए तस्कीन क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए? क्या वो रुकावट वहीं पे ख़त्म होनी चाहिए या फिर आप आगे बढ़ना चाहिए आपको? मैं ये कहूँगी कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, और जब आप आगे बढ़ना छोड़ देते हैं आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। और ये है कि फेलियर्स, जैसा मैंने बोला, वो होने ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद पहले अटेम्प्ट में कुछ कर जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये जर्नी लंबी ही होती है, क्योंकि कभी-कभी आपके पास सपोर्ट नहीं होगा, कभी आपके पास सही डायरेक्शन नहीं होगी, कभी डायरेक्शन होगी पर पैसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये सोचिए कि एक बेटर फ्यूचर हम सबके लिए ज़रूर इंतज़ार कर रहा है, और वो बेटर फ्यूचर हमें तभी मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे किस तरीके से बढ़ना है वो सब हमारे ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों के पास सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। हम लोगों के कुछ ना कुछ टैलेंट्स होते हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा यूनिक होता है हमारे अंदर जो हम बिल्कुल करते हैं। और बस ये सोचना है कि मैं बोलूँगी कि खुद पे भरोसा रखिए, पर मुश्किल होता है जब आप इतने सारे फेलियर्स देख लेते हैं। पर ये है कि बस कहीं न कहीं आप अपने आस-पास होप देखिए। वो होप आपको अपनी फैमिली में नज़र आ सकती है, शायद आपके दोस्तों में नज़र आ जाए। पर उस एक होप के सहारे तो आपको आगे बढ़ना आगे होगा। बढ़ना होगा। जी। मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, तो आप भी तस्कीन खान बन सकते हैं। कोशिश ज़रूरी ये होती है, जैसे कि वो आपने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रोड़े हमेशा आएँगे, ट्रबल्स हमेशा आएँगे, बट जो उन ट्रबल्स को पार करता है, वही आखिर में विजेता होता है। तो थैंक यू तस्कीन, हमसे बातचीत करने के लिए, इतने सारे इनसाइट्स शेयर करने के लिए और इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास।